मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में एक नई हवा चल पड़ी है जिसे कहते हैं ऑडियो लीक। पहले इमरान खान की ऑडियो लीक, फिर बुशरा बीबी की ऑडियो लीक, उसके बाद एक और वीडियो सामने जिस पे लिखा हुआ कि साद हुसैन रिजवी की ऑडियो लीक। यकीन मानिए मैंने सोचा अल्लाह खैर करे, ना जाने ये कौन सी बात होगी, लेकिन ये जो भी बात होगी मैंने हक गोई करनी है। अल्लाह जानता है ये पहले ही ख्याल आ चुका था, हमने किसी की भी अंधी तलकीद का चश्मा नहीं पहन रखा और ये मैं सोच चुका था कि अगर इसमें साद हुसैन रिजवी की कोई भी ऐसी नेगेटिव बात सामने आएगी मैं उसके लिए जरूर कहूँगा। एक मैमूना के नाम से बहन है, उन्होंने 34 मिनट तक माशाल्लाह अपना मुंह थकाया। बड़ी बात है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, इसका मतलब 34 मिनट तक का ऑडियो निकालना। मुझे लगा शायद ये 34 मिनट में किसी को इंटरव्यू दे रही है, लेकिन नहीं, वो इंटरव्यू नहीं था, बाकायदा वो खुद ही रिकॉर्ड करके प्री प्लान उन्होंने उसको वायरल किया है। पहली बात, सारे सवालात का जवाब दूंगा, लेकिन मैंने आपके एक पहले ही कहा कि हमने अंधी तलकीद का चश्मा नहीं पहन रखा। जो हक होगा हम उस पर हक ही बयान करेंगे, वही अल्फाज अदा करेंगे जो हक है। उसमें एक सवाल का जवाब मुझे नहीं पता, जिसके लिए मैं पहले ही कह देता हूँ कि जिसमें उन्होंने कहा कि साद हुसैन रिजवी की शादी में जो खर्चा आया वो इतना खर्चा क्यों आया, इसका जवाब साद हुसैन रिजवी ही दे सकते हैं। और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि वो बिल्कुल बताएं कि उनके पास ये पैसा कहाँ से आया। जो अगर मैंने शादी भी नहीं देखी कि शादी अगर बहुत बड़े पैमाने पे हुई है जिस पे अगर करोड़ों रुपया खर्च हुआ है तो वो बताया जाए, और बिल्कुल इदारे भी उनसे पूछ सकते हैं, पाकिस्तानी रियासत के बाशिंदे हैं वो, उनसे पूछा जा सकता है और इस्लाम इस चीज़ की बिल्कुल ऑडिट की इजाज़त देता है। अब आ जाती है बात उन बहन के 34 मिनट के सवालों की। उस 34 मिनट के सवालों में बहन ने जो चवले मारी है ना, आप यकीन माने मैं हैरान हूँ। खुद ही कहती है मैं एक वकील हूँ और मैं पढ़ी लिखी खातून हूँ और उन्होंने बेवकूफ़ों को पीछे लगाया हुआ। तो जनाब इसका मतलब आप भी बेवकूफ़ थी कि आप 2 साल तक साद हुसैन रिजवी के पीछे चलती रही एक एक करके जनाब मुझे सवाल का जवाब दें। इसका मतलब उस बेवकूफ़ों की कैटेगरी में आपका भी नाम आता है, जिन्हें आप गधा घोड़ा कह रही हैं, उनमें आप भी गधे ही शामिल होंगे यकीनन, क्योंकि 2 साल तक तो आप भी गधों में शुमार किए जाएंगे। अब आपको अकल आ गई। आपने सवालात के एतराज़ात यहां से उठाए कि साद हुसैन रिजवी ने फ्रांस के सफीर के मामले में कौम को गोलमोल किया। मैं पहले सवाल का जवाब देता चलूं कि साद हुसैन रिजवी ने फ्रांस के सफीर के लिए 8 माह या 6 माह की जेल की कैदोबंद की सोबत बर्दाश्त की। क्यों? उन्हें रोड से उठा लिया गया, अपने माँ बाप से बहन भाइयों से दूर रहे, वो उसी का हिस्सा था। उस ऑडियो में साफ सुना जा सकता है कि साद हुसैन रिजवी ने जवाब दिया कि बिल्कुल हम नहीं उसे मुल्क बदर करवा पाए, हम उसे जलील नहीं कर पाए, हमारी कोशिश थी, वो खुद ही चला गया या उनको जो भी, क्योंकि वो तो कोई हुकूमती उसमें नहीं है ना कि उनको पता हो कि उसे किस तरह भेजा गया है। मतलब उसे उन्हें तो हमें भी ये पता चला था कि वो यहाँ पर नहीं है, जो शेख रशीद ने भी कहा था। लेकिन तहरीक लब्बैक की एफर्ट थी और वो चाहते थे कि उसे मुल्क बदर किया जाए। बाकायदा पीटीआई ने टाइम लिया, उसके बाद फवाद चौधरी ने साफ ये कह दिया कि अब हम इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे। तो एंकर्स ने भी कहा आपने उनके साथ धोखा किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमने धोखा किया, हम बिल्कुल कैप्चर्ड हो चुके थे चारों तरफ से, तो हमने उस चीज को हैंडल करने के लिए उनके साथ धोखा किया। अब मुझे समझ नहीं आता कि बहन को जवाब मिलने के बाद बाकी कौन सी चीज थी जो वो कभी मस्जिद में रूप बदल के पहुंच रही है, मर्दों का रूप इख्तियार करके, फिर कभी साद हुसैन रिजवी की बहन के पास जा रही है, वहां पर उनकी हमशीरा के पास के मुझे उनसे मुलाकात करनी है। एक लॉजिकली बात ले लीजिए, अगर मुझसे कोई शख्स सवाल करना चाहे और मैंने उसको उसका जवाब दे दिया, फिर मैं उससे दूसरी बार ये कहता हूं कि देखें आप अगर बाबा जी की फॉलोवर है, उन्हीं की बात पर यकीन आता है तो आपको वही ख्वाब में आ जाएंगे। लेकिन ना तो इस लड़की का बाबा जी पर यकीन था, क्योंकि अगर यकीन होता तो ये कहती कि जरूर आएंगे मेरे ख्वाब में। जब आप कहते हैं ना कि वज़ाइफ बताए गए, मोहब्बत के तकाजे ऐसे ही होते हैं, आपकी अपनी वालिद से मोहब्बत है तो वो भी आपके ख्वाब में आ जाते हैं। तो अगर आपकी बाबा जी से इतनी बेलोस मोहब्बत थी तो वो भी आ जाते हैं। लेकिन आपने उसी सवाल में कहा नहीं आए तो साद भाई ने कहा कि मैं आपका जुर्मदार हूं। आखिरी मिनट्स की ऑडियो में वो बहन कहती हैं कि आप पूरी उम्मत के मुजरिम है। जनाब आप मुझे सिर्फ ये सवाल का जवाब दे दीजिए, इस पाकिस्तान में और कितनी जमातें हैं जो इस तरह से बाबा जी के कॉज के ऊपर जो बाबा जी ने काम किया उसका 5% भी काम कर लिया हो। तहरीक लब्बैक फ्रांस के मामले में पहली कलदम हो चुकी थी। आप क्या चाहती थी कि वो अब बिल्कुल ही सफा हस्ती से खत्म हो जाती। फिर मुझे लगा ये ऑडियो शायद पुराना है, लेकिन ये रिसेंट 1-2 दिन पहले, 3 दिन 4 दिन पहले, हफ्ता पहले ही वायरल किया गया, क्योंकि उसमें हवेलिया का भी जिक्र था, बाबा जी के दूसरे उर्स का भी जिक्र था। उन्होंने कहा कि जी आप वहां पर कह करके बच्चे लग दियो, हम आ रहे हैं और वहां से आप गोलियां खा के लोगों को शहीद करवा के वापिस जंग के मैदान से लौट कर आ जाना, कौन सी बहादुरी है जनाब। वो जंग करने गए थे क्या?
अपने मुसलमानों से कौन सी जंग है? आप तो माशाल्लाह बड़ी पढ़ी लिखी बन रही है। वहां पर वो उनसे लड़ने गए थे, वहां पर इनके पास हथियार थे, किसी कुफार से जंग हो रही थी। क्या आप पाकिस्तान को जंग का मैदान बनाना चाहती हैं? क्या तहरीक लब्बैक को गुत्थम गुत्था करवा कर आप कत्लो गरत मचवाना चाहती हैं? क्या फ्रांस के मामले में आपको नहीं पता कि तेजाब का पानी फेंका गया? क्या फ्रांस के मामले में लोगों की शहादत हुई, उनको सीधी गोलियां मारी गई और बख्तरबंद गाड़ियां चढ़ाई गई, इतनी जो है वो जाने दी गई। आप हवेलियां में 2-4 लोगों की शहादत हुई, जिसमें साद हुसैन रिजवी को टूटा हुआ बिखरा हुआ देखा जा सकता है, अनस रिजवी को रोता हुआ देखा जा सकता है। लेकिन ये खातून मस्जिद में पहुंच जाती हैं, फिर कहती है कि जी वो इनके दरबारी कुत्ते। और भाई अपनी जबान तो, अपनी लैंग्वेज तो दुरुस्त करें ना। लोगों को आप कायल करने के लिए निकली हैं, फिर आप खुद ही कह रही है कि मेरा बाप कहता है कि जी ये पागल लड़की है। हाँ जी, अगर मैं पागल हूं तो क्या हुआ, कुफार की बेटी भी होती है तो उसको भी जो है इज्जत दी जाती है। जनाब आपको बड़े प्यार से जवाब दिया गया है। आपको एक बार नहीं बरमना, मेरे हिसाब से आपको जवाब दूसरी ऑडियो में भी, या ये अलग ऑडियो है क्योंकि आवाज का सीक्वेंस चेंज हो रहा है। अब आप पीछे पड़ जाएं, बहनों से भी मिले, लोगों से भी जाकर मिले। मैं आपको बता देता हूं, एक टाइम हो गया, मतलब तहरीक लब्बैक बनी भी नहीं थी। पहली डॉक्यूमेंट्री जो बनाई मैंने ही बनाई। तो अगर आज मुझसे तहरीक लब्बैक मिसाल के तौर पे मेरा फोन नहीं उठाती, मुझसे राब्ता नहीं करती, तो क्या करूं? दूसरे दिन आके वीडियो बनाकर उनको बदनाम करने की कोशिश शुरू कर दूं? वो उनका जाती अमल है। अगर वो उनके पास वक्त नहीं है, वो मुझे जवाब नहीं दे पा रहे, ये मुझसे बात नहीं कर पा रहे, मैंने जो किया वो हजूर अलैहिस्सलाम की नामूस और उनकी गुलामी में किया, मैंने किसी शख्स के लिए नहीं किया। अगर आपको लग रहा था ये बाबा जी का मौक़िफ़ अब नहीं मजीद कंटिन्यू हो पा रहा, ये एक अलग मौक़िफ़ है, वो एक अलग है, तो आप छोड़कर किसी और जमात में चली जाती। और अगर आपको कोई और जमात भी समझ नहीं आ रही थी तो आप खुद से अपनी एफर्ट कर सकती थी। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने उन बातों को तूल देना शुरू कर दिया कि बाबा जी का जो मौक़िफ़ था, बाबा जी ने ऐसा कहा, तो बाबा जी ने तो ये भी कहा था कि मेरी औलाद मुझसे ज्यादा दिलेर है। आपको क्या पता साद हुसैन रिजवी के बारे में, जब वो एक कारकुन की हैसियत से काम कर रहे थे? ये वही साद हुसैन रिजवी है जिसका 4 दिन तक बाबा जी को पता नहीं था कि मेरे बच्चे जिंदा के मर गए। आप उन्हीं पे उंगलियां उठा रही हैं। आपकी अंदर की फ्रस्ट्रेशन वाज़ेह कर रही है कि आप गुस्से के अंदर इतनी पागल हो चुकी हैं कि आप गाली गुफ्तार और जिस तरीके की बातें 34 मिनट में आपने की है, ये दुश्मन के अलावा कोई काम कर नहीं सकता। आपको ये पता होना चाहिए था कि मैं कुछ नहीं कर रही, बाबा जी के मकसद को नुकसान पहुंचा रही हूं। मुझे बताओ, इंडिया को इस आवाज में, इस जज्बे से, इस खुददारी से किस पॉलिटिशियन ने जवाब दिया? साद हुसैन रिजवी के पास कोई एटम बम है? उसके पास कौन सी ऐसी ताकत है? जब अपने लोगों की जो है वो लाशें उठाई जाती हैं तो वो दर्द उसी को पता था जिस पर आपने कहा आया बड़ा तू जो है ना लोगों का गम महसूस करने वाला, तेरे बंदों को मार दिया। आपकी जो लैंग्वेज जितनी 34 मिनट में मैंने सुनी, ये एक से दुश्मन की लैंग्वेज हो सकती है, एक ऐसे शख्स की हो सकती है जो एंटी हो। आप हो सकता है कि आपका नाम मोमिना अफजल है, आप पीर अफजल कादरी की बेटी ना हो, क्योंकि पीर अफजल कादरी ने भी जब ये मनसब संभाला था साद भाई ने, तो तब उन्होंने भी कहा था ये नशई है, ये चरसी है। तो जब बाबा जी जिंदा थे तब भी लोगों ने उनको कहा कि जनाब पैसों पे पलने वाले लोग हैं, एस्टेब्लिशमेंट की जमात है। आज साद भाई हैं तो कभी पीर अफजल कादरी निकल आता है तो कभी कोई और आ जाता है। तो सिर्फ आपको मकसद को नुकसान पहुंचाना लगता है। हाँ, अगर इस ऑडियो में कोई ऐसी चीज होती, वल्लाह मैं सच ही बोलता। अल्लाह मुझे सच बोलने और हक बोलने की तौफीक अता फरमाए। मैंने हमेशा तहरीक लब्बैक को अगर सपोर्ट किया तो उसका रीजन सिर्फ एक ही था कि हजूर अलैहिस्सलाम की नामूस पे पहरा देने वाली जमात, शाह अहमद नूरानी साहब के बाद अगर कोई इस्लामी जो जमात थी वो इतनी ताकत से ऊपर आई तो वो तहरीक लब्बैक बाबा जी की सूरत में ही ऊपर आई। लेकिन अगर आप बाबा जी से मोहब्बत करती तो ऐसा एकदम हरगिज ना करती। आप अपने लफ्जों का चुनाव देखिएगा, आपने बदतमीजी और बदतहजीबी का रास्ता लिया, आपने कोई एक मोहब्बत वाले शख्स का रास्ता इख्तियार नहीं किया। आप ये समझ रही हैं कि ये वही मुल्क है जो पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना था। जनाब आप गलत है। यहाँ पर सेकुलर और मुरीदों ने इतने अपने पैर जो है ना वो मजबूत कर लिए हैं कि यहाँ पर इस्लाम की बात करना भी बड़ा मुश्किल हो चुका है। कि हजूर अलैहिस्सलाम के आपको पेशन को ही नहीं पता कि एक वक्त ऐसा आएगा कि दीन पर चलना ऐसा होगा जैसे अंगारे को हाथ में लेना। तो आप और कौन सी बातें कर रही है कि यहाँ पर हजूर की इज्जत के लिए बात की जा रही है तो उन पर 4th शेड्यूल डाला जा रहा है। पाकिस्तान एक कोई गैर मुल्क होता तो ये लब्बैक वाले चीर फाड़ देते उसको, लेकिन अपने लोगों से क्या लड़के? बाबा जी लड़ लिए थे क्या? बाबा जी तो उस टाइम भी अपनी स्पीच में कहते कि पुलिस वालों तुम हमारे बच्चे हो, तुम हमसे ना लड़ो, ये तुम्हें किसी और गलत रास्तों पे डाल रहे हैं। लेकिन आप उनके बेटे को कह रही हो कि जी आप जंग करने जाएं, आप लोगों से लड़ें, आप ये करें, आप वो करें। एक शख्स ने कोशिश की, कोशिश में नाकाम हो गए, सामने रियासत सीधी सीधी गोलियां मार रही है, उनके बंदे शहीद हो रहे हैं, उन्होंने मफाहमत का रास्ता लिया, आपके लिए क्यों पलटे? तो आपने जितनी भी गुफ्तगू की है मेरे हिसाब से बेजवाज की है। उसमें एक ही बात थी जो मैंने स्टार्ट में कह दी
کہ سعد حسین رضوی کی شادی کے اوپر اگر اخراجات کروڑوں کی صورت میں ہے اس کو آڈٹ ہونا چاہیے۔ جہاں تک گاڑیوں کی بات رہی، یہ بات آپ بھی ثابت کر دیں کہ جس فارچونر کی بات کی جاتی ہے اگر وہ سعد حسین رضوی کے گھر پر کھڑی ہوتی ہے تو آپ اگلی ویڈیو بنائیے گا، ثبوت میں آپ کو دے دوں گا کہ وہ سعد حسین رضوی کی پراپرٹی نہیں ہے۔ وہ اگر کوئی پیار کرنے والا کوئی کارکن جو آج بھی دعویٰ کرتا ہے کہ پیٹرول جتنا ہوگا میں سعد حسین رضوی کو دوں گا، حضور کی محبت میں دوں گا، تو آپ کے پاس اگر کوئی پروف ہوتا ہے تو آپ ثابت کریں۔ لیکن اگر آپ نے یوٹیوب پر بیٹھ کر کوئی فلسفی کرنی ہے تو جناب ایسے بہت سارے لوگ آئے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ فرانس کے معاملے میں سعد حسین رضوی کی رہائی کا معاملہ تھا، یہ کوئی ناموس رسالت کا، وہ اپنی پولیٹیشن چمکانے کے لیے آج اپنی پارٹی کو لے کے اکیلے جھنڈے لہراتے رہتے ہیں، ہوتا کچھ نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حضور کی نظروں میں کون غلام سچا ہے اور کون جھوٹا ہے یہ تو سب معلوم ہے، لیکن آپ یہ جو کام کر رہی ہیں یہ بالکل غلط ہے، اس پر نظر ثانی کیجیے گا برائے مہربانی۔ آپ ایک خاتون ہیں، آپ سے اس لہجے میں بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے، جس لہجے میں آپ نے بات کی جواب تو اسی صورت میں بنتا تھا، لیکن دینا پسند نہیں کر رہے کہ آپ خاتون ہیں۔ تھوڑا سا اپنی چیزوں کو ٹھیک کیجئے، اپنا قبلہ درست کیجئے۔ آپ سب کو کتا بنا رہی ہیں کہ اگر آپ کو کوئی سے بات کرنے والا ہو تو وہ آئے کوئی حلالی، مطلب آپ سے جو بات کرے گا وہ حلالی ہے، باقی جو نہیں کرے گا وہ حرام کے سارے۔ تو جناب اب یہ لوگوں کو خود سوچ لینا چاہیے کہ یہ خاتون کس قسم کی گفتگو کر رہی ہیں۔ باقی فیصلہ آپ لوگ کر لیں، اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔